नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए के मामले में देखिए, टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कब ये क्या करते हैं, कब कौन सी वीडियो ये रिलीज करते हैं, ये मैटर करता है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी एफबीआई, इन्होंने एक वीडियो डीक्लासिफाई कर दी। डीक्लासिफाई करने का मतलब होता है, क्लासिफाइड मतलब कि बिल्कुल सीक्रेटिव है, ये पब्लिक के सामने वीडियो नहीं आएगी। मगर अचानक से यूएसए की एफबीआई कहती है कि अब समय आ चुका है, हम ये वीडियो डीक्लासिफाई कर देते हैं। और अचानक से वीडियो पूरी दुनिया के सामने आती है, जहां पे सऊदी अरेबिया का एक आदमी वॉशिंगटन में घूम रहा था, की लोकेशंस की रिकॉर्डिंग कर रहा था 9/11 के अटैक से पहले। और इस वीडियो के बाद पूरी दुनिया शॉक्ड है और पूरी दुनिया में एक सवाल सामने आ रहा है कि क्या सच में रियाद रियाद कैपिटल है सऊदी अरेबिया की, क्या रियाद ने असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी हाईजैकर्स को? क्या सऊदी अरेबिया की सरकार का रोल था 9/11 टेररिस्ट अटैक्स में? और ये जो वीडियो है ये वैसे भी मैं आपको दिखाऊंगा, मगर एक बात मैं यहाँ पे चाहता हूँ आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करें। इस सब की टाइमिंग देखो। पिछले कुछ महीनों में सऊदी अरेबिया ने संकेत दिए हैं कि ये डॉलर के साथ साथ और भी इंटरनेशनल करेंसीज में क्रूड ऑयल बेचेंगे। उसके अलावा सऊदी अरेबिया हो सकता है बहुत ही जल्द ब्रिक्स को भी ज्वाइन कर ले। अभी तक एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सऊदी अरेबिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया नहीं है। जब इनके ऑफिशियल से पूछा जाता है कि आप ब्रिक्स को ज्वाइन करोगे, तो ये कहते हैं हम विचार कर रहे हैं इसको लेकर, अभी डिसाइड किया नहीं है। ऐसे टाइम में अचानक से सडनली यूएसए की एफबीआई सोचती है, हाँ वो पुरानी वीडियो पड़ी है ना, कई सालों पुरानी, जिसको अब 22 साल से ऊपर हो चुके हैं, हाँ इसको रिलीज कर दो। टाइमिंग देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे अगर आपका सवाल यह है कि प्रशांत सर, मैं आपकी तरह इतना बूढ़ा नहीं हूँ, मैं 20 साल का हूँ, मुझे पता नहीं कि 9/11 अटैक्स थे क्या, हुआ क्या था। मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। सितंबर 11, 2001 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा जब 3 लोकेशंस पे यहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ। अलकायदा नाम का आतंकवादी संगठन, जिसको उस वक्त लीड कर रहा था ओसामा बिन लादेन, उसने यूएसए को बिल्कुल आप कह सकते हैं घुटनों पे लाने का प्लान बनाया था। और ये प्लान मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 70% सक्सेसफुल हो चुका था। क्योंकि अगेन मैं 70% कहूंगा, क्योंकि जो इनका एक्चुअल प्लान था, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता, यूएस कभी भी रिकवर शायद ना कर पाता। क्योंकि इन आतंकवादियों ने प्लान ये किया था कि सितंबर 11 को यूएसए की जो इकोनॉमी है, जो इनकी मिलिट्री है और जो इनकी लीडरशिप है, तीनों पे अटैक करेंगे। इकोनॉमी पे अटैक कैसे करेंगे? जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, यूएसए की आइकॉनिक 2 ट्विन टावर्स, दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इनके ही प्लेन से इनका प्लेन हाईजैक करेंगे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे दे मारेंगे। ये प्लान था और ये सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो है 9/11 के टेररिस्ट अटैक्स की, और इस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। नाउ इसके अलावा आतंकवादी ये भी प्लान करके बैठे थे कि यूएसए के जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है पेंटागन, वहां पर भी इन्हीं की एक कमर्शियल एयरलाइन का प्लेन हाईजैक करके दे मारेंगे। नाउ ये प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया था। प्लेन ने आप कह लीजिए कुछ डैमेज किया पेंटागन को, मगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया पेंटागन को, और इतने ज्यादा लोग मरे भी नहीं यहां पर। और फिर तीसरा प्लान ये था कि यूएसए का जो पार्लियामेंट है, वहां पर भी ये एक प्लेन दे मारेंगे। मगर जो तीसरा प्लेन है, वहां पर जो पैसेंजर्स थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, उन्होंने आतंकवादियों की सुनी नहीं, और वो जो तीसरा प्लेन था वो शैंक्सविल में कहीं पर जाके क्रैश कर गया। अनफॉर्चुनेटली जो पैसेंजर्स थे वो सब तो मारे गए, मगर जो इनका प्लान था कि यूएस के पार्लियामेंट पर ये एक प्लेन मारेंगे, ये फेल हो गया। तो चाहे पूरा प्लान इनका सक्सेसफुल हुआ नहीं था, अमेरिकन्स कंप्लीटली शेल शॉक थे। और इन 9/11 अटैक्स के बाद यूएसए का जो रिस्पांस था वो बहुत ज्यादा अजीब था। यूएसए की सरकार ने सीधा टारगेट करना स्टार्ट कर दिया इराक को। यूएसए की सरकार ने अपने लोगों को यह कहा कि देखिए, इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इस कंट्री को हमें टेक डाउन करना होगा। यूएसए की जनता मान गई और यूएस की मिलिट्री ने एक बड़ा अटैक किया इराक पर। इन दी एंड इराक के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं मिले। उसी के साथ साथ यूएसए ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, इस उम्मीद से कि ओसामा बिन लादेन, जिस आदमी ने 9/11 अटैक्स किए थे, वो यहाँ पे छुपा होगा, उसको ये पकड़ लेंगे। 10 साल से ऊपर बीत गए, कई हजारों अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, कई लाखों अफगान्स मारे गए, ओसामा बिन लादेन मिला नहीं। और इन दी एंड लादेन मिला भी कहां पर? पाकिस्तान में मिला। और पाकिस्तान को कभी भी अकाउंटेबल यूएसए ने इस बात को लेकर नहीं ठहराया, ना पाकिस्तान पे कोई सैंक्शन लगे, ना कुछ हुआ। और अब तो देखिए, ये भी एक प्रूफ सामने आ रहा है कि सऊदी अरेबिया की सरकार भी कहीं ना कहीं यहां पे इन्वॉल्व थी। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में दुनिया लंबे समय से जानती थी, बट आप कह लीजिए
यूएस गवर्नमेंट से सऊदी अरेबिया के साथ बहुत डीप रिलेशंस एंजॉय करती है, तो इस फैक्ट को इंटरनेशनली दबा दिया गया। यूएसए ने भी इससे रिलेटेड जो प्रूफ है कभी इंटरनेशनली रिलीज किया नहीं था। मगर अब 2024 में सिंस जियोपॉलिटिकल समीकरण चेंज हो चुके हैं, सऊदी अरेबिया पे प्रेशर डालने के लिए धीरे धीरे अब ये जो क्लासिफाइड वीडियोस हैं इनको ये डी क्लासिफाई कर रहे हैं, जनता के सामने ला रहे हैं। ना जो ये वीडियो है ये मैं अब आपको दिखा सकता हूं क्योंकि आप बैकग्राउंड स्टोरी प्रॉपर्ली समझ चुके हैं। ये जो वीडियो है ये हाल ही में यूएस ने करी है रिलीज। ना आप पूछोगे यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आदमी कौन है, ये क्या हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पर समझाता हूँ। ये जो आप आदमी देख रहे हो ना, ये सऊदी अरेबिया की इंटेलिजेंस को बिलोंग करता है। ये एक सरकारी एजेंट है, 25 साल का आदमी है और ये 1999 में यूएस में गया था और इसने इस तरीके से यूएसए की सारी जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे एक कमर्शियल एक प्लेन जा रहा है, वो वीडियो में कैप्चर कर रहा है। उसके अलावा ये यूएसए का पार्लियामेंट कैपिटल हिल जहाँ पे आतंकवादियों ने टारगेट किया था, सोचा था कि इसको भी अटैक करेंगे मगर वो कर नहीं पाए थे, इसको भी रिकॉर्ड किया। कई और लोकेशंस को यहाँ पे रिकॉर्ड किया और यूएसए में कई लोग कह रहे हैं कि ये एक प्रॉपर प्रूफ है कि सऊदी अरेबिया की सरकार, इनकी इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व थी। नाउ टॉप लीडरशिप को इसके बारे में पता था या नहीं पता, ये एक डिबेटेबल इशू हो सकता है, मगर क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के एजेंट्स ये यूएसए के इंफ्रास्ट्रक्चर, यूएसए की फ्लाइट सिस्टम को लेकर ये बहुत इंटरेस्टेड थे और 2 साल की प्लानिंग तो देखिए एटलीस्ट लगी होगी 9/11 जैसा अटैक कैरी आउट करने के लिए। ना अब यहाँ पे आप पूछोगे इस वीडियो का इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए इस वीडियो का इम्पैक्ट जियोपॉलिटिकली आने वाले कुछ महीनों में आप देख लोगे। सऊदी अरेबिया के पास अब 2 रास्ते हैं। मोहम्मद बिन सलमान या तो ब्रिक्स कंट्रीज को कहेंगे देखिए मेंबरशिप अभी देखते हैं, अभी हम थोड़े ऑब्जर्वर रहेंगे, आपकी मीटिंग में कभी कभी आ जाया करेंगे, मगर मेंबरशिप नहीं, अभी हम ब्रिक्स के मेंबर नहीं बनने वाले। तो सऊदी अरेबिया ब्रिक्स से थोड़ा पीछे हट सकता है। चाइना से जो रिलेशंस हैं ये थोड़े से आप कह लीजिए इतनी ज़्यादा तेज स्पीड से ये आगे नहीं बढ़ाएंगे। जो बाकी करेंसीज में ये ऑयल ट्रेड की बात कर रहे थे उसमें भी गो स्लो हो जाएगा मामला, पूरा जो प्रोजेक्ट है ठंडे बक्से में चला जाएगा, इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। दूसरा रास्ता मोहम्मद बिन सलमान के पास ये है, यूएस कुछ नहीं कर पाएगा, ये वीडियोस 20 साल पुरानी है, रात गई बात गई, अब तो 20 साल हो गए, लोग भूल चुके हैं 9/11 में हुआ क्या था। कोई वीडियो सामने आ भी जाती है तो उसका कोई ज़्यादा प्रेशर हम पे नहीं आएगा, हम ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगे, हम बाकी करेंसीज में ऑयल बेचेंगे, यूएसए को नाराज़ होना है तो हो जाए। तो 2 रास्ते हैं सऊदी अरेबिया के पास, कुछ ही महीने में पता लग जाएगा कि ये जो लीक्ड वीडियो है इसका इम्पैक्ट क्या होगा जियोपॉलिटिकली, और ऑब्वियसली उस टाइम मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत ने हाल ही में कमीशन किया है एक मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। आपको बताना है कि ये मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री में कमीशन किया है, किस कंट्री में बनाया है। जून 20 को जयशंकर साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। बताइए सही आंसर क्या है यहाँ पर, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश या फिर फिलीपींस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, एक क्लासिक कोट है, आपने हो सकता है कि काफी बार देखी भी हो, यू कांट बिल्ड ए लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑन शॉर्ट टर्म थिंकिंग। कुछ महीनों का सोच के कि मैं ये करूंगा, आप कई सालों की प्लानिंग नहीं कर सकते। कई स्टूडेंट्स हैं जो कई सालों की प्लानिंग करना चाहते हैं कि आने वाले 2 से 3 साल में इस एग्जाम को मैं अटेम्प्ट दूंगा, ये मेरी स्ट्रैटेजी होगी, इस तरीके से मैं सक्सेसफुल बनूंगा। वेल उनके लिए स्टडी आईक्यू लेके आया है स्टडी आईक्यू लॉन्ग टर्म यूपीएससी बैच। ये बैच बनाया गया है स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कॉलेज में है, जिनके पास अभी टाइम है, वो चाहते हैं आराम से आने वाले 2 साल में, 2-2.5 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट दे यूपीएससी का, प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ वो अपना पहला अटेम्प्ट देना चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म बैच इज फॉर यू। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा लॉन्ग टर्म बैच का, जो शुरू हो रहा है बाय द वे 24 जून से। जी हाँ, 24 जून से ये बैच बिल्कुल फ्रॉम चैप्टर 1 स्टार्ट होगा, पूरा सिलेबस फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो लॉन्ग टर्म बैच है ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिलती है एक्स्ट्रा लार्ज, 36 महीने की यहाँ पे आपको मिलती है वैलिडिटी, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप,
प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली आपके लिए फ्री है ही, आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको मिलेगा, और जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, मेंस एग्जाम के लिए स्टडी IQ आपको ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहें आप दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली में आके पढ़ सकते हैं अंडर स्टडी IQ's गाइडेंस। यहाँ पे आपके एकोमोडेशन का खर्चा, बाकी खाने का खर्चा, ये सब उठाएगा स्टडी IQ, और इंटरव्यू तक ये कोर्स आपका साथ निभाएगा। और अगेन जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये कभी भी पे मत कर देना, और जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोड्स दिख रहे हैं, अगर आप ये कोड्स लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यूज द कोड PD10 और आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। आप बेसिकली ₹1000 पर मंथ पे कर रहे होंगे फॉर दिस 36 मंथ लॉन्ग कोर्स, और आप UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं घर बैठ के या फिर जहां भी आप चाहें। सो इफ यू आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, अगर आपकी शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं है, एक लंबा टारगेट लेके आप चल रहे हैं, you can purchase this course by using the code PD10. So use this code and save money. इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। Thank you for listening, and as I always say, may the gods watch over you.